यूपी बोर्ड मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.8 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें कहा गया उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, पहले भाग में 7 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 0.63 मीटर। ठीक है, तो पहले भाग को हल कर लेते हैं। गोला हो गया हमारा, दिया गया है गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया पहले भाग में। ठीक है, हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे हम। ठीक है, 4/3 तो 4/3 हो गया, पाई को रख दिया 22/7, आर की जगह रख देंगे 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 7 और ये वाला 7 आपस में कट जाएगा, तो 2 ही 7 बचेंगे ऊपर और नीचे कोई 7 नहीं बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा गोले का आयतन 4/3 गुणा 22, ये 7 तो चला जाएगा, गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इस सबको गुणा करेंगे ऊपर वालों को, 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7, तो हमें मिलेगा 4312। ठीक है, और नीचे रह जाएगा 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1437 सही 1/3। ठीक है, कैसे, 3 का भाग देंगे 4312 में। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1437 और जो शेषफल मिलेगा वो मिलेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, तो इसको हम कहते हैं 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे गोले का आयतन आ गया और यही प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है हमारा। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें त्रिज्या दे रखी है 0.63 मीटर। ठीक है, मीटर है ये याद रखिए। तो हमने लिख लिया, दिया गया है गोले की त्रिज्या r बराबर 0.63 मीटर। ठीक है, गोले के आयतन का सूत्र लिख लिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान रख देंगे हम 4/3। ठीक है, 22 पाई की जगह रखा 22/7 और आर की जगह रखेंगे 0.63, तो ये हो जाएगा 0.63 का क्यूब। ठीक है, अब 0.63 के क्यूब को खोल लेते हैं, तो 4/3 तो वही रहा 22/7, 0.63 का क्यूब होगा 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 0.63 है इसमें ये 3 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.21, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये जो 0.63 है इसमें ये 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.09, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, और बाकी चीजों को लिख दिया, 4 को 4 लिखा, 22 को 22 लिखा और 0.63 को 0.63 लिखा। ठीक है, अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.05 लगभग लगभग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गोले का आयतन कितना होगा 1.05 मीटर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या मीटर में दे रखी थी। ठीक है, लगभग। ठीक है, क्योंकि इससे गुणा करने पे हमें लगभग ही मिलेगा ये उत्तर। तो गोले का आयतन आ गया हमारा 1.05 मीटर क्यूब लगभग, और यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में हमें कहा गया है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास। ठीक है, गोलाकार गेंद का व्यास दे रखा है हमें निम्न है, पहले भाग में 28 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 0.21 मीटर। ठीक है, तो हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना पानी को विस्थापित करेगा गोलाकार ठोस गोलाकार गेंद, जितना उसका आयतन होगा, तो हमें इस ठोस गोलाकार गेंद का आयतन निकालना है दोनों ही भागों में। ठीक है, तो हमें जो दिया गया वो लिख लिया हमने, गेंद का व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर, पर व्यास से कुछ नहीं होता, हमें त्रिज्या निकालनी होगी, तो गेंद की त्रिज्या कितनी होगी r बराबर d/2 व्यास बटे 2। व्यास 28 है तो 28/2 यानी कि त्रिज्या हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें सूत्र पता है गोले के आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब मान रख देंगे 4/3 रख दिया और पाई की जगह रख दिया 22/7, आर की जगह रख दिया 14, तो ये हो जाएगा 14 का क्यूब। अब 14 के क्यूब को खोल लेंगे तो गेंद का आयतन हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, 14 के क्यूब को खोल लिया। अब आप देखिए ये 14 में इस 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये वाला 2 बचेगा, बाकी सबको वैसे ही लिख लेंगे, 4/3 को 4/3 लिखा, 22 को 22 लिखा, ये 2 हो गया और बाकी 14 गुणा 14। अब इसको हल कर लेंगे तो हमें मिलेगा 34,496, 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 14 करेंगे तो हमें मिलेगा 34,496, और नीचे बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3। ठीक है, अब अगर इसको हम 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 11,498 सही 2/3, 2 शेषफल होगा हमारा। ठीक है, तो 2/3 लिखेंगे, तो इसको क्या क्या बोलेंगे 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे गोले का आयतन आ गया। तो हम कह सकते हैं गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन कितना होगा 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। दोस्तों, जैसे हमने पहले भाग को हल किया वैसे ही हम दूसरे भाग को हल करेंगे। ठीक है, दूसरे भाग में हमें व्यास दे रखा है 0.21 मीटर, तो डी बराबर 0.21 मीटर हो गया। अब हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो गेंद की त्रिज्या होगी r बराबर d/2 यानी कि व्यास बटा 2, व्यास है 0.21 तो 0.21/2,
त्रिज्या हमारी आ जाएगी 0.105 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे 4/3, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह रख देंगे 0.105। तो ये हो जाएगा 0.105 का क्यूब। ठीक है, अब 0.105 के क्यूब को खोल लेंगे। ठीक, 4/3 22/7, 0.105 के क्यूब को खोला तो मिला 0.105 गुणा 0.105 गुणा 0.105। ठीक है, अब इसको पूरे को हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा गेंद का आयतन 0.004851 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन कितना है 0.004851 मीटर क्यूब। और यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान, ठीक है, मतलब उसका भार ज्ञात कीजिए। तो हमें घनत्व दे रखा है, ठीक है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें आयतन की और आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं धातु की गेंद का। तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गेंद का व्यास दे रखा है हमें 4.2 सेंटीमीटर, तो डी बराबर हो गया 4.2। पर हमें क्या निकालनी है, गेंद की त्रिज्या। तो त्रिज्या होगी व्यास बटे 2 मतलब डी बटे 2, यानी कि 4.2 बटे 2। तो त्रिज्या आर आ जाएगी हमारी 2.1 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मान रख देंगे हम। ठीक है, तो गेंद का आयतन कितना हो जाएगा 4/3, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर कितना 2.1, तो आर की जगह रख देंगे हम 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 का क्यूब। ठीक है, अब हम 2.1 के क्यूब को खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 3 है और 7 है, 3 गुणा 7 कितना हुआ 21। इसको ये 2.1 से भाग देंगे 2.1 में 3 और 7 का, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि 3 और 7 हो जाएगा 21, तो 2.1 में 21 का भाग देंगे तो 0.1 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और बाकी चीजों को हम वैसे ही लिख लेते हैं 4, 22, ये हो गया 0.1, फिर 2.1 गुणा 2.1। ठीक है, तो गेंद का आयतन हमारा आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो, ठीक है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो गेंद का आयतन आ गया। अब हम गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। ये हमने गेंद का आयतन निकाल लिया है। ठीक है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। हमें प्रश्न में दिया गया है कि धातु का घनत्व कितना है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने लिख लिया धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, या कह लें कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना होगा घनत्व गुणा आयतन। घनत्व हमें दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब दोनों का गुणा कर देंगे तो गेंद का द्रव्यमान आ जाएगा धातु का घनत्व गुणा गेंद का आयतन। ठीक है, तो धातु का घनत्व है 8.9, तो हमने 8.9 लिख दिया। गेंद का आयतन है 38.808, तो हमने वो लिख दिया। अब इसका गुणा कर लेंगे तो गेंद का द्रव्यमान आ जाएगा हमारा 345.3912। ठीक है, पर हमें और किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा। ठीक है, तो ग्राम में लिखने के लिए हम सिर्फ दशमलव के 2 के बाद तक लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे गेंद का द्रव्यमान होगा 345.39 ग्राम लगभग, क्योंकि हमने 1 2 को हटा दिया। ठीक है, तो ये लगभग 345.39 ग्राम लगभग। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन से भिन्न होगा, मतलब कि चंद्रमा का जो आयतन है पृथ्वी के आयतन का आधा होगा, 1/4 होगा, कौन सी भिन्न होगा, 1/8 होगा, 1/10 होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का व्यास कैपिटल डी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, व्यास बटे 2 डी बटा कैपिटल डी बटा 2, यानी कैपिटल आर हो गया हमारा कैपिटल डी बटा 2। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर हो गई हमारी कैपिटल डी बटा 2। हमें दिया गया चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का व्यास स्मॉल डी कितना हो जाएगा कैपिटल डी बटे 4। ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी क्या है पृथ्वी का व्यास। ठीक है, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा का व्यास बटे 2। चंद्रमा का व्यास कितना है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बटे 2, और स्मॉल डी का मान कितना है डी बटे 4, तो स्मॉल डी की जगह रख देंगे डी बटे 4, तो ये हो जाएगा डी बटे 4 बटे 2, 4 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा डी बटे 8। तो चंद्रमा की त्रिज्या हमारी स्मॉल आर आ गई डी बटे 8। ठीक है, अब दोस्तों हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, आर है त्रिज्या उस गोले की। ठीक है, तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा 4/3 पाई, और पृथ्वी के त्रिज्या का क्यूब, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, चंद्रमा का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर कौन सा होगा चंद्रमा का त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो हमने लिख दिया स्मॉल आर क्यूब।
ठीक है, तो हमने पृथ्वी का आयतन और चंद्रमा का आयतन ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा का आयतन कितना है पृथ्वी के आयतन का। ठीक है, तो दोस्तों हमने चंद्रमा की जो त्रिज्या है d/8 निकाली थी और चंद्रमा का आयतन निकाला था 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, जो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर थी, कैपिटल d/2, और पृथ्वी का आयतन था 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन क्या होगा? चंद्रमा का आयतन रख देते हैं 4/3 पाई आर, पाई स्मॉल आर क्यूब रख दिया, बटे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन कितना? 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, वो रख दिया। अब 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा? स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर का मान रख देते हैं d/8, तो हमने रख दिया d/8 का क्यूब हो गया। कैपिटल आर का मान रख देते हैं d/2, तो d/2 का मान हो गया, तो ये d क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 8 का क्यूब है तो बट्टे में 8 गुणा 8 गुणा 8 लिख दिया। उसी प्रकार नीचे ये d क्यूब हो जाएगा, और बटे में 2 है तो बटे में 2 गुणा 2 लिख दिया। डी क्यूब से डी क्यूब कट जाएगा। अब देखिए ये ऊपर बटे में 8 गुणा 8 गुणा 8 है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे वाले के बटे में है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 8 गुणा 8 गुणा 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 8, तो उससे एक 8 कट जाएगा, तो बचेंगे नीचे 2 8, तो 8 गुणा 8 कितने होते हैं? 64, तो हमें मिलेगा 1/64। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन क्या होगा? 1/64, और ये पृथ्वी के आयतन को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जो नीचे है पृथ्वी का आयतन इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो चंद्रमा का आयतन हो जाएगा 1/64 गुणा पृथ्वी का आयतन। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64वां हिस्सा है। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 1/64। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? ठीक है, तो कितना दूध आ सकता है मतलब उसका आयतन बताना है हमें अर्धगोलाकार कटोरे का, और किस में बताना है? लीटर में बताना है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास जो है दिया गया हमें 10.5 सेंटीमीटर, तो स्मॉल डी बराबर हो गया 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, तो स्मॉल आर बराबर होगा स्मॉल डी बटे 2। स्मॉल डी मतलब व्यास बटे 2, व्यास है 10.5, तो 10.5 बटे 2। ठीक है, तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी आर बराबर 5.25 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे सबका, तो कटोरे का आयतन कितना जाएगा? 2/3 गुणा पाई की जगह रखा 22/7, आर की जगह रखा 5.25, तो ये हो जाएगा 5.25 का क्यूब। अब 5.25 के क्यूब को हम 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो 5.25 गुणा 5.25 गुणा 5.25। ठीक है, अब आप इधर देखिए, ये जो 5.25 है इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो बचेगा 0.75, फिर उस 0.75 को इस 3 से भाग देंगे तो बचेगा 0.25, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बाकी फिर 2 लिखा, 22 लिखा, 5.25 लिखा और 5.25 लिखा। अब अब आप देखिए 2 गुणा 0.25 कितना होगा? 0.5 गुणा 22 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 11, तो ये तीनों मिला के हो जाएंगे 11, और फिर बाकी 5.25 गुणा 5.25 हमने लिख दिया। तो कटोरे का आयतन इन तीनों को हल करेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमें आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। ठीक है, कुछ दशमलव में आएगा तो हम लगभग लिख देते हैं। तो हमने कटोरे का आयतन तो निकाल ही लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 1/1000 लीटर। ठीक है, ये 1000 नीचे चला जाएगा, पर हमें कितना चाहिए? 303 सेंटीमीटर क्यूब। 303 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 303 गुणा 1/1000। ठीक है, ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, 303 में 1000 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.303 लीटर। ठीक है, तो 303 सेंटीमीटर क्यूब हमारा कितना आ गया? 0.303 लीटर। तो हम कह सकते हैं अतः अर्धगोलाकार कटोरे में 0.303 लीटर दूध आ सकता है लगभग। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा कटोरे का आयतन आया था वो भी लगभग था। ठीक है, तो 0.303 लीटर लगभग, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6, प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, मतलब अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरह की हमारी टंकी है और ये लोहे की चादर से बनी है। ठीक है, जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है तो 1 मीटर। ठीक है, तो हमने आर बराबर 1 मीटर मान लिया, तो ये आंतरिक त्रिज्या है। ठीक है, ये काले वाले हिस्से से पीछे तक। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, कितनी है? 1 मीटर। और हमें दे रखा है चादर की मोटाई। चादर की मोटाई कितनी होगी? ये जो काला काला भाग दिख रहा है ये मोटाई है, ये हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे,
ठीक, 100 का भाग देंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0.01 मीटर। मीटर में क्यों बदला हमने, क्योंकि त्रिज्या हमें मीटर में दे रखी है। अब अर्धगोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या कौन सी, चित्र में देखिए ये वाली लाल वाली, ठीक है, एरो, ठीक है, ये आंतरिक त्रिज्या और चादर की मोटाई दोनों को जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी हमारी कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर आंतरिक त्रिज्या धन लोहे की चादर की मोटाई एक्स, ठीक है, आर धन एक्स। आर 1 मीटर है और एक्स कितना 0.01 मीटर, तो एक धन 0.01 आ जाएगा। तो हमारा आर कितना आ जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है। तो ये जो टंकी है इसकी बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर कितनी आ गई 1.01 मीटर। हमें इस अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर और बाहरी त्रिज्या हमने निकाली 1.01 मीटर। और हम जानते हैं अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन कितना होगा 2/3 पाई, ठीक है। आर क्यूब नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो लोहा जितना लगा है, ठीक है, उसका आयतन बताना है। तो कितना लोहे का आयतन लगेगा, ठीक है, इसका पूरा आयतन बाहरी आयतन उसमें से माइनस कर देंगे जो अंदर का आयतन है, ठीक है, क्योंकि अंदर तो पानी वगैरह भरा जाएगा, जो लोहे की चादर लगी है वो तो सिर्फ चारों तरफ लगी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाहरी त्रिज्या का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब, ठीक है। अब मान रख देते हैं 2/3, पाई की जगह रख दिया हमने 22/7। कैपिटल आर का मान है 1.01, तो हमने 1.01 रख दिया। स्मॉल आर है 1, तो 1 रख दिया, ठीक है। अब 2 × 22 हो गया 44, 3 × 7 हो गया 21। 1.01 का क्यूब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 1.030301 और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1.030301 में से 1 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.030301। अब ये 44/21 तो वैसा ही है, इसको गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.06348, ठीक है, मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन होगा 0.06348 मीटर क्यूब। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें कहा गया उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें उसकी त्रिज्या पता होना चाहिए, क्योंकि गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमें पहले इसकी त्रिज्या निकालनी होगी गोले की, फिर हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रश्न में दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो हमने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का मान रख देंगे, पाई है 22/7, तो ये हो जाएगा 4 गुना पाई की जगह 22/7 आर का स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 4 × 22 एक साथ लिखा बट्टे 7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। अब 4 × 22/7 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 4 × 22 नीचे चला जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 गुणा 7/4 × 22, ठीक है। अब 154 में 22 का भाग देंगे तो ऊपर मिलेगा हमें 7, ठीक है। तो ऊपर मिलेगा हमें 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7 और नीचे 4 रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं 7 × 7 और 4 को हमने लिख दिया नीचे 2 × 2। अब आर निकालना है हमें तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर को हटा देंगे तो आर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 × 7/2 × 2, ठीक है। अब ये युग्म बन गया, ऊपर 7 बाहर आ जाएगा नीचे 2 बाहर आ जाएगा। आर बराबर हमारा आ जाएगा 7/2, 7/2 होता है 3.5, आर हमारा आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कर ली हमने 3.5 सेंटीमीटर ज्ञात कर ली, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे तो गोले का आयतन होगा 4/3, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, आर की जगह रख देंगे 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 का क्यूब, ठीक है। 4/3 को 4/3 लिखा, 22/7 को 22/7 लिखा, 3.5 के क्यूब को खोला तो हो गया 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब आप ध्यान दीजिए ये 3.5 में ये 7 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.5, तो यहाँ हमने लिख दिया 0.5। बाकी की चीज को वही लिखा 4/3 को 4/3, 22/7 में से 7 चला गया तो बचा 22, फिर ये 0.5, फिर बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे 3.5 गुणा 3.5। अब ये 4 × 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 539 और नीचे बटे में 3 है तो बटे में 3, ठीक है। अब 539 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 179 सही 2/3, ठीक है, क्योंकि शेषफल 2 आएगा तो गोले का आयतन आएगा 179 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमें दिया गया है किसी भवन का गुंबद एक अर्ध गोले के आकार का है, ठीक है, आधे गोले के आकार का है गुंबद।
अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए, खर्च हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहले भाग में पूछा गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे भाग में पूछा गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। ठीक है, तो पहले पहले भाग को हल कर लेते हैं। हमें दिया गया गुंबद में सफेदी करने का कुल व्यय कितना है, 498.96 रुपए। ठीक है, सफेदी करने की दर कितनी दे रखी है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो दोस्तों जो उसका क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुंबद का, और को अगर गुणा करें हम कराने की दर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सफेदी करने का कुल व्यय। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें पता नहीं है, लेकिन सफेदी करने की दर कितनी दे रखी है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो उसकी जगह हमने रख दिया 2, और सफेदी कराने का व्यय कितना दिया हुआ है, 498.96 रुपए। तो इसकी जगह रख दिया हमने 498.96 रुपए। अब ये 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 498.96 रुपए बट्टे 2। ठीक है, 498.96 में 2 का भाग देंगे तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दर क्या थी, प्रति वर्ग मीटर, तो ये उत्तर हमारा किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो हम कह सकते हैं कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 249.48 मीटर स्क्वायर। और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। दूसरे भाग में हमसे पूछा है दोस्तों, गुंबद गुंबद के अंदर हवा का आयतन कितना होगा, मतलब गुंबद का आयतन हमें पता करना है। ठीक है, गुंबद कैसा है, हमारा अर्धगोले के आकार का, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर होता है त्रिज्या, तो क्या हमें त्रिज्या पता है, नहीं पता है, तो हमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, तो इसमें से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि गुंबद की त्रिज्या आर है। ठीक है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, 2 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। तो 2 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 249.48 के। तो 2 गुणा पाई आर स्क्वायर हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पाई की जगह रख देंगे हम 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा 249.48 के बराबर। 2 गुणा 22 हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये 44/7 गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा 249.48। अब हमें आर निकालना है, तो ये 44/7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 7/44 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा 249.48 गुणा 7/44। अब इसको हल करेंगे 249.48 गुणा 7/44 को, तो हमें मिलेगा 39.69। तो आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 39.69। अब इसका अंडर रूट लेंगे 39.69 का, तो इधर हमें आर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 39.69, 39.69 का अंडर रूट लेंगे तो हमें आर मिल जाएगा 6.3 मीटर। तो त्रिज्या मिल गई हमें गुंबद की, आर बराबर 6.3 मीटर। गुंबद की त्रिज्या निकल गई, अब तो बहुत ही आसान है। हमें पता है अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब, मान रख देंगे, तो 2/3 पाई की जगह रख दिया 22/7, आर की जगह रखा 6.3, तो ये हो जाएगा 6.3 का क्यूब। अब 6.3 का क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इधर, ये जो 6.3 है इसको हमें भाग देना है 7 और 21 से। 7 दिया होता है 21, 21 में 6.3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.3। ठीक है, तो गुंबद का आयतन आ जाएगा हमारा 2 गुणा 22 गुणा 0.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। ठीक है, इस पूरे को गुणा कर लेंगे तो हमें गुंबद का आयतन प्राप्त हो जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि गुंबद के अंदर कितनी हवा का आयतन होगा, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन होगा 523.908 मीटर क्यूब। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 9 में दोस्तों हमें दिया गया है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उस बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, तो ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 2 भाग हैं, पहले भाग में हमें पूछा है नए गोले की त्रिज्या r डैश क्या होगी, और दूसरे भाग में हमें पूछा है s और s डैश का अनुपात क्या होगा। s है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और s डैश है बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो आइए हम पहले पहले भाग को हल कर लेते हैं। हमें दिया गया छोटे गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमको आर दे रखी है, तो हमने लिख लिया। बड़े गोले की त्रिज्या में कितनी दे रखी है, नए गोले की मतलब बड़े गोले की आर डैश, वो लिख लिया हमने। हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो बड़ा गोला है वो 27 छोटे गोलों से मिलकर बना है, पिघलाकर बनाया है। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा, 27 छोटे गोलों के आयतन के बराबर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बड़े गोले का आयतन बराबर 27 गुणा छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब
बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आर डैश, तो आर की जगह क्या रख देंगे आर डैश, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, बराबर 27, तो 27 का गुणा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या आ रही है तो हमने आर रख दिया। ठीक है, अब ये जो 4/3 है, इस 4/3 को दाएं वाले 4/3 से काट देंगे, फिर बाएं वाले पाई को दाएं वाले पाई से काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा आर डैश क्यूब बराबर 27 गुणा आर क्यूब, तो हमने लिख दिया आर डैश क्यूब बराबर 27 गुणा आर क्यूब। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 27 होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो आर डैश क्यूब बराबर हो गया 3 का क्यूब गुणा आर क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब गुणा आर क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 गुणा आर का क्यूब। ठीक है, 3 गुणा आर का क्यूब, तो आर डैश क्यूब बराबर है 3 गुणा आर का क्यूब। ठीक है, दोनों क्यूब है तो दोनों बराबर होंगे आपस में, तो आर डैश होगा 3 आर या 3 आर। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। नए गोले की त्रिज्या होगी 3 आर, मतलब छोटे गोले की त्रिज्या का 3 गुना होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया आर डैश बराबर 3 आर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें पूछा है एस और एस डैश का अनुपात, मतलब छोटे गोले और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो हमें छोटे गोले की त्रिज्या पता है आर, बड़े गोले की त्रिज्या आर डैश पता है, वो किसके बराबर है 3 आर के, जो हमने पहले भाग में निकाला था। ठीक है, हम जानते हैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस दिया हुआ है, एस किसके बराबर होगा 4 गुणा पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या आर ही है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश दे रखा है, एस डैश किसके बराबर होगा 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है आर डैश, तो उसकी जगह रख दिया हमने आर डैश। ठीक है, अब आर डैश का मान कितना 3 आर, तो आर डैश की जगह रख देंगे हम 3 आर, तो एस डैश हो जाएगा 4 गुणा पाई गुणा 3 आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणा 9 गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 9 को आगे ले गए, बाकी 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस डैश आ गया हमारा 9 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एस और एस डैश का अनुपात, एस की जगह क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस की जगह रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश की जगह क्या रख देंगे 9 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस डैश की जगह रख दिया 9 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर वाले 4 पाई आर स्क्वायर से नीचे वाला 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो एस बटा एस डैश कितना आ जाएगा हमारा 1/9। तो हम कह सकते हैं एस और एस डैश का अनुपात क्या, अनुपात एस डैश कितना होगा 1/9। ठीक है, और यही हमसे पूछा है एस और एस डैश का अनुपात, तो एस अनुपात एस डैश कितना होगा 1/9, तो 1/9 ही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 10 में दोस्तों हमें दिया गया है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। ठीक है, गोले के आकार का कैप्सूल है, बेलन के आकार का नहीं है, ये याद रखिएगा इस प्रश्न में। ठीक है, इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में आवश्यकता होगी, मतलब उस जो कैप्सूल है गोला गोल कैप्सूल, उसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का कैप्सूल है हमारा ना, गोल 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 कैप्सूल है। ठीक है, बेलन के आकार का नहीं है, गोल है, तो इस गोल कैप्सूल का हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कैप्सूल का व्यास कितना है डी बराबर 3.5 मिलीमीटर। व्यास से कुछ नहीं होता, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो कैप्सूल की त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर डी बटा दो, व्यास बटा दो, व्यास है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5/2, तो त्रिज्या आर बराबर आ जाएगी हमारी 1.75 मिलीमीटर। अब हम जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई का और आर का मान रख देंगे, तो कैप्सूल का आयतन हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 1.75 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि आर कितना है 1.75। ठीक है, अब 1.75 के क्यूब को खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7, तो वही 1.75 गुणा 1.75 गुणा 1.75। ठीक है, अब 1.75 गुणा 4 होगा हमारा 7। ठीक है, 1.75 और गुणा 4 क्या होगा 7, तो इन दोनों से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 22/3। ठीक है, ये 22 बचेगा और ये 3 बचेगा नीचे वाला, फिर 1.75 और 1.75, तो ये हो जाएगा 22/3 गुणा 1.75 गुणा 1.75। ठीक है, अब इसको हल करेंगे 22 गुणा 1.75 गुणा 1.75, तो हमें मिलेगा 67.375, और बटे में कितना है 3, तो बटे में है 3। अब 3 से इसको भाग देंगे तो हमें मिलेगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, लगभग। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी होगा, हमने 2 अंकों तक इसको सीमित कर दिया है दशमलव के बाद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः कैप्सूल को भरने के लिए लगभग 22.46 मिलीमीटर क्यूब दवाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, और यही हमारा उत्तर होगा क्या, लगभग 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।